ये बात तो तय है, लेकिन नीतीश मंत्रिमंडल का फॉर्मूला क्या है ये भी तय है। बीजेपी के कोटे में कुल 17 मंत्री पद आ रहे हैं। आज 17 में से 14 विधायक मंत्री पद की शपथ लेंगे। जेडीयू कोटे की बात करें तो 15 मंत्री पद आए हैं, लेकिन आज 9 से 14 मंत्री ही शपथ ले सकते हैं। वहीं एनडीए के दूसरे घटक दलों की बात करें तो एलजेपी के कोटे में 2 मंत्री पद आए हैं। दोनों मंत्री आज शपथ लेंगे। इसके अलावा आरएलएम और हिंदुस्तानी आवामी मोर्चा हम के खाते में एक मिनिस्टर का पोस्ट आया है। दोनों पार्टियों के एक विधायक आज ही मंत्री पद की शपथ ले सकते हैं। तो 9 बजे की सबसे बड़ी खबर इस वक्त आप देख रहे हैं इंडिया टीवी पर। नीतीश मंत्रिमंडल का जो फॉर्मूला है वो तय हो चुका है। इंडिया टीवी पॉलिटिकल एडिटर देवेंद्र पाराशर इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। देवेंद्र, फॉर्मूला तय है, आपके पास क्या एक्सक्लूसिव इंफॉर्मेशन? जी हाँ, बिल्कुल ये फॉर्मूला तय है और इस फॉर्मूले के पीछे की कहानी को देखें तो बिहार बीजेपी चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान को बनाने का बीजेपी को कैसे फायदा हुआ, ये 2 स्टेज में आप समझ सकते हैं। पहली बात तो ये कि पहली बार ऐसा हुआ कि बीजेपी और जेडीयू दोनों जुड़वा भाई के तौर पर लड़े, यानी कि बराबर सीटों पर लड़े और इसमें कहीं कोई टकराहट या तकरार वाली बात नहीं आई। दूसरी चीज़ कि अब जब मंत्रिमंडल का गठन हो रहा है तो वहाँ पर भी धर्मेंद्र प्रधान ने बहुत समझदारी के साथ इस पूरे मामले को हैंडल करते हुए बीजेपी के हिस्से में 17 सीटें ले ली हैं, जबकि जेडीयू के पास मुख्यमंत्री समेत सिर्फ 15 पद होंगे। यानी कि यहाँ पर बीजेपी बिग ब्रदर की भूमिका में आ गई है। बराबर सीटों पर चुनाव लड़े, वहाँ पे जुड़वा भाई बने और जब सरकार का गठन हो रहा है तो बिग ब्रदर की भूमिका में बीजेपी रहेगी मंत्रियों की संख्या के लिहाज से। और यह धर्मेंद्र प्रधान ने जिस काबिलियत के साथ किया वो समझा जा सकता है कि बिना कोई बयानबाजी, बिना कोई ऐसी चीज़ें जिसमें ये लगे कि गठबंधन में बहुत ज़्यादा खींचतान है, टकराहट है, उस काम को उन्होंने किया। एलजेपी को 2 सीट दी गई है, जबकि एलजेपी 3 चाहती थी, उसको 2 दिया गया है। इसके अलावा हम और उपेंद्र कुशवाहा। चलिए देवेंद्र, बने रहिए और आपसे चर्चा करेंगे, लेकिन इसी बीच एक और बड़ी खबर दर्शकों को बता दें। आज के शपथ ग्रहण समारोह से जुड़ी ये खबर है। आरएलएम कोटे से उपेंद्र कुशवाहा के बेटे दीपक शपथ लेंगे। दीपक कुशवाहा अभी विधायक नहीं है, एमएलसी बनाकर विधानसभा भेजने की तैयारी है। उपेंद्र कुशवाहा की पत्नी स्नेहलता अभी विधायक है। स्नेहलता की जगह उनके बेटे दीपक शपथ लेंगे। देवेंद्र, ये बड़ी खबर सामने आ रही है, स्नेहलता नहीं बल्कि उनके बेटे दीपक शपथ लेंगे। या बिल्कुल, और इससे समझा जा सकता है कि उपेंद्र कुशवाहा ने किस तरह से एक तरह से अपनी फैमिली को सेट कर लिया इस चुनाव में। पत्नी को विधायक बनवाया और बेटे के लिए टिकट चाह रहे थे। टिकट जब वो एलजेपी के पास चली गई, वो दिल्ली आए थे और जो बातचीत हुई उसमें एक एश्योरेंस दिया गया था एक एमएलसी का। अब अपने बेटे दीपक प्रकाश कुशवाहा को वो मंत्री का शपथ दिलवा रहे हैं और जाहिर तौर पे अगले 6 महीने के भीतर एमएलसी का पद उनको मिल जाएगा। और इस लिहाज से उपेंद्र कुशवाहा खुद, उनके बेटे मंत्री एमएलसी और साथ पत्नी विधायक, और इस तरह से उपेंद्र कुशवाहा के आरएमएल का जो इस सरकार में जो दावेदारी रहेगी वो उनके बेटे के शपथ के साथ वो हिस्सेदारी रहेगी। तो कुल मिलाकर अगर आप देखें तो चाहे एलजेपी हो, चाहे हम हो या आरएलएम हो, इन तीनों के अपने अपने इक्वेशन एकदम से सेट हो गए हैं, अपने इनके नाम तय कर लिए गए हैं। सिर्फ जेडीयू अभी तक ऐसी है जितने कोटे में उसके मंत्री बनने हैं। जैसे कल रात जेडीयू को बताया गया था कि 14 मंत्री पद शपथ ले जेडीयू के, 14 बीजेपी के। बीजेपी ने अपने 14 बिल्कुल देवेंद्र, अभी एक और बड़ी खबर, रामकृपाल यादव को शपथ के लिए फोन आ गया है। बीजेपी के विधायक रामकृपाल यादव को फोन आ चुका है। साथ ही बीजेपी से ही संजय टाइगर को फोन आया है। आज शपथ लेने के लिए जिनके पास फोन जा रहे हैं, इंडिया टीवी पर खबर आ रही है और देवेंद्र पाराशर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। एक्सक्लूसिव इंफॉर्मेशन वो आप तक पहुंचा रहे हैं। संजय टाइगर और रामकृपाल यादव, ये और 2 नाम हैं देवेंद्र। जी हाँ, ये तो सुबह से ही हम लोग रिपोर्ट कर रहे हैं इन सारे नामों को कि ये सारे नाम वो हैं जो कि आज जो 14 लोग बीजेपी कोटे से जो 14 मंत्री पद की शपथ लेंगे, उसमें संजय टाइगर हैं जो कि ठाकुर कम्युनिटी से हैं, आरा से आते हैं, बेहद सुलझे हुए कार्यकर्ता माने जाते हैं। बहुत ईमानदार छवि रही है और बहुत सहजता के साथ पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ उनका संपर्क रहा है या जनता के साथ संपर्क रहता है। और आज के दौर में अगर आप देखें तो खासतौर पे पॉलिटिक्स के लिहाज से जो एक पावर प्रेजेंटेशन वाली बात कही जाती है, उससे कोसों दूर रहते हैं। बहुत बेबाकी से अपनी बात कहते हैं। जो चुनाव प्रभारी हो, चाहे धर्मेंद्र प्रधान हो या पार्टी के दूसरे बड़े नेता हों, वो उनके इस कार्यशैली के बहुत ज़्यादा कायल हैं। जब उनको टिकट दिया गया था तो बीजेपी के बड़े लीडर और देश के गृह मंत्री अमित शाह का ये कहना था कि पार्टी ने वहाँ पे अपने एक कार्यकर्ता को फिर से टिकट दिया, यानी कि अमरेंद्र प्रताप सिंह के बाद अगर जो कहते हैं कि बैटन को हैंडओवर करना, वो एक बार फिर से उसी तरह के कार्यकर्ता को दिया गया। और संजय टाइगर की भूमिका लंबी भूमिका के तौर पर देखी जाएगी, क्योंकि आरा और भोजपुर के क्षेत्र में अगर आप बात करें
तो वहाँ पे बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। और नीतीश चंद्र ने उनसे जब बात भी की थी तो संजय टाइगर की भावभंगिमा, हालांकि वो बड़े अच्छे से छुपा ले गए कि उन्हें फोन आने वाला है, लेकिन इसी बीच एक और बड़ी खबर। इसी बीच जो बड़ी खबर आ रही है वो ये कि बिहार बीजेपी के अध्यक्ष दिलीप जायसवाल भी शपथ लेंगे। मंगल पांडे और संजय टाइगर मंत्री पद की शपथ लेंगे। इन्हें तो फोन आ गए हैं। रामकृपाल यादव की बात की जाए, रमा निषाद की बात की जाए, प्रमोद चंद्रवंशी ये भी शपथ लेंगे। इसके अलावा दिलीप जायसवाल एक बड़ा नाम है जिन्हें लग रहा है कि बीजेपी ने एक बड़ा तोहफा दिया है। सीमांचल की अगर बात की जाए देवेंद्र, तो हमने देखा कि 2 ज्यादा सीटें यहां पर एनडीए गठबंधन ने जीती हैं। बीजेपी ने 7, जेडीयू ने 5 और चिराग पासवान की पार्टी ने 2 सीटों पर कब्जा किया है। जो 2 ज्यादा सीटें एनडीए के खाते में आई हैं, लग रहा है उसका तोहफा, और संगठन को जिस तरह से मजबूती से एकजुट करके बिहार के चुनाव में प्रचंड जीत मिली है, उसका तोहफा जायसवाल को मिल रहा है। देखिए, निश्चित तौर पे क्योंकि वो सरकार में प्रदेश अध्यक्ष बनने से पहले भी सरकार में थे, और बीजेपी के जो संगठन महामंत्री हैं BL संतोष, उनके साथ उनका इक्वेशन बहुत अच्छा बताया जाता है। तो निश्चित तौर पे BL संतोष ने उनके नाम को आगे बढ़ाया होगा। हालांकि प्रदेश अध्यक्ष के तौर पे इस चुनाव में देखें कोई बहुत ज़्यादा बड़ी भूमिका थी नहीं। जब पार्टी के बड़े लीडर वहाँ पे कमान संभाल लें, अब जैसे धर्मेंद्र प्रधान जैसे नेता अगर जाके चुनाव प्रभारी बने और वहाँ पे वो कमांड ले लें, तो फिर उसके बाद समझा जा सकता है कि बाकी नेताओं की भूमिका कैसी रह जाती है। 2010 में भी आपको ध्यान होगा कि धर्मेंद्र प्रधान चुनाव प्रभारी थे, कैसी चमत्कारिक सफलता हासिल हुई। तो कुल मिलाकर ओवर और बीजेपी के सभी नेताओं ने अच्छा परफॉर्म किया। और प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल पूर्णिया से आते हैं, MLC हैं वो, हालांकि चुनाव नहीं लड़े थे, लेकिन पार्टी उन्हें मंत्री बना रही है। दूसरी तरफ जेडीयू के हिसाब से देखें तो जेडीयू कोटे में 2 फॉरवर्ड फेस को तय किया गया है और बाकी ओबीसी फेस रखा गया है। बीजेपी ने ज्यादा बैलेंसिंग करने की कोशिश की है फॉरवर्ड और ओबीसी दोनों में। जी देवेंद्र, आप रहे हमारे साथ। इसी बीच एक और बड़ी खबर, जेडीयू कोटे से कौन कौन मंत्री बनने जा रहा है, उनके नाम सामने आ चुके हैं। विजेंद्र यादव और विजय चौधरी। देखिए, विजय चौधरी वैसे भी नीतीश कुमार के करीबी नेताओं में से एक हैं। श्रवण कुमार और सुनील कुमार भी आज शपथ लेंगे। लेसी सिंह पर भी हम चर्चा कर ही रहे थे लगातार। इंडिया टीवी ये वो नाम है जो आपको बता रहा था। जमा खान भी आज मंत्री पद की शपथ लेंगे, और अशोक चौधरी ये भी नीतीश कुमार के करीबी नेताओं में से एक। नीतीश इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नीतीश जी 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 हाँ, देखिए, मंत्रियों को फोन जाना शुरू हो चुका है। बीजेपी के मंत्रियों को जा चुका है फोन, और जेडीयू से भी फोन जाना शुरू हो गया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार खुद फोन कर रहे हैं। अशोक चौधरी को फोन आ चुका है। हम इस वक्त अशोक चौधरी के घर पर ही हैं, और उनकी बेटी जो सांसद हैं शांभवी चौधरी, वो हमारे साथ हैं। शांभवी, ये तो लगभग हम लोग जान ही रहे थे कि अशोक चौधरी एक ऐसा नाम है जो मंत्री जिनका बनना तय है। तो अब क्या फोन आ चुका है, क्या अभी बताएंगी? नहीं, अभी तो फिलहाल बस माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी का फ़ोन आया है और शपथ के लिए पिताजी को बुलाया गया है। और बस अभी अब जो दायित्व नया मिला है, नई जिम्मेदारी जो मिली है, उससे जिस तरीके से जितना हो सके, जितना संभव हो सके उतना बिहार का सेवा करना है। अभी तो दिमाग में बस यही चल रहा है कि जो विकसित बिहार के निर्माण के लिए हम लोग जो संकल्प लिए थे, उस संकल्प को पूरा करें। और पिताजी को निश्चित रूप से एक बड़ी जिम्मेदारी मिली है, और उस जिम्मेदारी का ईमानदारी के साथ निर्वहन हो, यही सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। आपसे बातचीत करने का एक फ़ायदा ये भी है कि 2 पार्टियों की खबर मिल जाती है। तो आपकी अपनी पार्टी की खबर क्या है, ये बता दीजिए कुछ। नहीं, लोक जनशक्ति पार्टी से भी मंत्रिमंडल में सदस्य होंगे, और जो भी मंत्रिमंडल का शपथ लेगा वो आपको जल्दी ही पता चल जाएगा। ये आई थिंक बेटर हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान जी बोलेंगे उस पर। प्रदेश अध्यक्ष राजू तिवारी के नाम की चर्चा चल रही है, और एक और नाम संजय पासवान की, सही है? हाँ, मतलब अभी ये तो अब विद टाइम अब पता चली जाएगा। आई थिंक अब सबको फोन वोन जाने लगेगा। ये तो लास्टली हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान जी का निर्णय है कि वो लास्ट मोमेंट पे किसको अपना मंत्री पद का जो जिम्मेदारी है वो देते हैं पार्टी से। पर हाँ, लोक जनशक्ति पार्टी बड़ी जिम्मेदारी के साथ इस बार मंत्रिमंडल में दिखेगी, बिहार सरकार में भी दिखेगी, और लोक जनशक्ति पार्टी का आवाज़ बिहार विधानसभा में भी मजबूत किया जाएगा। अच्छा, आपको लगता है कि इस बार चुनौतियां भी बहुत ज़्यादा होंगी, चूंकि बहुत सारी जो घोषणाएं हुई हैं उन पर विपक्ष की भी नज़र है, और कई लोग सवाल भी खड़े कर रहे हैं कि देखना है कि हो पाता है या नहीं हो पाता है। तो आपको क्या लग रहा है, कितना ये चुनौती भरा होगा ये कार्यकाल? नहीं, देखिए, चुनौती तो हर कार्यकाल में होती है। जब जितने साल से मेरे पिताजी मंत्री बन रहे हैं, हम लोग हमेशा देखते हैं कि कोई भी टर्म आसान नहीं होता। हर टर्म में आपको उतना ही मेहनत करना पड़ता है। समय बदलता रहता है, समय के साथ ज़रूरतें भी बदलती रहती हैं, उसके साथ आपको कीप अप करना पड़ता है। ऐसे में जितने भी वादे हुए हैं उसको निश्चित रूप से पूरा किया जाएगा। बिहार सरकार ने कई वर्षों से एक विकसित बिहार के निर्माण में अहम भूमिका निभाई है, और इसी एक सिर्फ और सिर्फ सेवा भाव के साथ बिहार सरकार आगे बढ़ रही है। हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी का आशीर्वाद है, नेतृत्व हमारे
यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का है। इस बार तो हमारे साथ युवा शक्ति, युवा प्रेरणा स्रोत श्री चिराग पासवान जी भी है। तो बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन है ये और बहुत मजबूती से सरकार बनी है, पूर्ण बहुमत की सरकार बनी है। तो डेफिनेटली एनडीए जो है बहुत मजबूती के साथ बिहार में काम। MOI की चर्चा प्रधानमंत्री ने जिस तरह से की, महिला युवा, तो आपको लगता है कि मंत्रिमंडल में भी ये सारी चीजें देखने को मिलेंगी? क्योंकि कई नाम जो हमारे सामने आ रहे हैं उसमें ये चीजें दिख भी रही। नहीं, महिलाओं को पहले भी बड़ी जिम्मेदारी मिली है सरकार में, वो प्रतिनिधित्व हो या फिर वो कैबिनेट रिप्रेजेंटेशन हो, महिलाओं को हमेशा अच्छा रिप्रेजेंटेशन मिला है। पर इस बार हम लोग उम्मीद करते हैं, एक बिहार की बेटी होने के नाते तो हम बस ये उम्मीद कर सकते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा महिलाएं कैबिनेट में हों और जो जिस तरीके से महिला हमारी आधी आबादी है वैसा रिप्रेजेंटेशन कैबिनेट में भी हो। पिताजी के लिए कुछ पोर्टफोलियो भी सोचा है कि इसमें आएंगे तो और अच्छा करेंगे? जो भी मिलेगा, हमको लगता है कि आज तक उनको जो भी जिम्मेदारी मिली है उसमें वो बहुत ही अच्छा परफॉर्म किए हैं। तो अभी भी जो भी डिपार्टमेंट मिलेगा उसको ईमानदारी से वो करें, ये ज़्यादा ज़रूरी है। तो शांभवी चौधरी बता रही हैं कि किस तरह से फ़ोन आया है और क्या अपेक्षाएं हैं, क्या उम्मीदें हैं। तो जाहिर है कि अब मंत्रियों को फ़ोन जाना शुरू हो गया है और सुबह खुद नीतीश कुमार सबों को फोन कर रहे हैं। की कि एलजेपी रामविलास पाटिल की भी जो है इन्फॉर्मेशन उन्हें आपको मिल जाए, लेकिन मोटा मोटी एक चर्चा तो है ही कि राजू तिवारी का नाम चिराग पासवान आगे कर सकते हैं। इसी बीच एक और बड़ी खबर, जीतन राम मांझी की पार्टी के कोटे से भी मंत्री पद, एचएम के कोटे से संतोष सुमन शपथ लेंगे। देवेंद्र पराशर लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। देवेंद्र, जेडीयू और बीजेपी के अलावा जो एनडीए की सहयोगी पार्टी है एचएम, उसके कोटे की बात की जाए, संतोष सुमन का नाम सामने आ रहा है। इन्हें मंत्री पद की शपथ दिलाई जाएगी? दो चीज़ें, एक तो एचएम की तरफ से संतोष सुमन जो कि उनके बेटे हैं जीतन राम मांझी के, वो मंत्री पद की शपथ लेंगे। और एलजेपी की अगर बात करें तो उसमें से जो दो नाम हैं उनमें से सोर्सेज के द्वारा हमें जानकारी जो मिली है उसमें एक संजय पासवान है, दूसरे नाम में राजू तिवारी श्योर नहीं है, या तो राजू तिवारी या संजय कुमार सिंह, ये दोनों नामों में से कोई एक हो सकता है। ये तय है कि वो एक फॉरवर्ड फेस होगा और एक पासवान कम्युनिटी के संजय पासवान, इन दो नाम के साथ चिराग पासवान जाएंगे। और जीतन राम मांझी की पार्टी एक नाम संतोष सुमन के एक ही उनके कोटे मिला हुआ है, उस एक नाम के साथ जाएंगे। और उपेंद्र कुशवाहा के बारे में हम लोगों ने ऑलरेडी बात कर ली कि दीपक कुशवाहा होंगे। तो गठबंधन के हिसाब से देखें तो सारी चीज़ें तय है। सिर्फ जेडीयू जिनको 14 नाम तय करना था, वो अपने सारे नाम जो हमें सोर्सेज के द्वारा जानकारी मिली अब तक तय नहीं कर पाई है। 9 या 10 नामों तय कर पाई है। तो अगर आज वो 14 अपना नहीं कर पाते हैं तो अगले 15-20 दिन या 1 महीने के अंदर तय मानिए कि फिर उन 4-5 नामों को फिर किया जाएगा। अधिकतम उनको 15 करना है। बीजेपी कोटे में अधिकतम 17 है, एलजेपी का अधिकतम 2 है, आरएलएम और एचएम का 1-1 है। जी, तो नीतीश और देवेंद्र हमारे साथ बने हुए हैं। एक बार तस्वीरें हम आपके सामने रख दें। आज के कार्यक्रम की भव्य तैयारी की गई है। पटना का ऐतिहासिक गांधी मैदान सजकर तैयार हो गया है। आज सुबह 11:30 बजे शपथ ग्रहण समारोह भी होगा, लेकिन ये जो 10 तस्वीरें हैं वो हम आपके सामने रख दें। 3 मार्च 2000 की वो तारीख आप याद करें जब पहली मर्तबा मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। फिर 2005 सरकार सत्ता में फिर आई। 2010 की भी तस्वीर आपके सामने। जो सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग समय रहा है वो 2022-24 का रहा है। 2020 में सत्ता में आना, 2022 में फिर खिंचाव और खींचतान की वो तस्वीरें भी हमने देखी। 2024 का वो वक्त भी जब नीतीश कुमार ने एक नया गठबंधन और जो नेचुरल अलाय हैं उनके साथ एक बार फिर से सत्ता में आए, सरकार बनाई। और अब 2025 की ये जीत जो एनडीए की प्रचंड जीत के तौर पर देखी जा रही है, नीतीश के सिर पर जीत का सेहरा है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा वो चलाई गई योजनाएं हैं जो इसमें एक डायमंड्स की तरह काम करती है। उसे आप इस तरह से देखें। इसी बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, बिहार में नीतीश कुमार के साथ कई विधायक भी मंत्री पद की शपथ लेंगे। जेडीयू के संजय झा का कहना है कि नीतीश सरकार में महिलाओं की भागीदारी भी बढ़ चढ़ कर देखने को मिलेगी। सुनिए। ये बहुत खुशी की बात है। पूरे बिहार के लोग जिस तरह से मुख्यमंत्री जी को प्रेम करते हैं, जितना उनके साथ लगाव है पूरे बिहार के लोगों का, और बिहार ही नहीं देश भर में और दुनिया भर में जहां बिहार के लोग हैं उन और पूरे देशवासियों के लिए आज 10वीं बार शपथ ले रहे हैं। और ये भी बहुत बड़ी बात है कि 20 साल सरकार चलाने के बाद उनकी पॉपुलैरिटी बढ़ती ही जा रही है लोगों के बीच में, बिहार के लोग। तो बहुत प्रसन्नता की बात है पूरे एनडीए के लिए, हमारे पार्टी के लिए।
सर क्या मुख्यमंत्री जी के साथ मंत्रिमंडल के उनके साथ भी हाँ बिल्कुल लेंगे, बिल्कुल लेंगे। महिलाओं का वोट आप लोगों को बहुत मिला है, तो क्या इस बार महिला की भागीदारी होगी? बिल्कुल भागीदारी होगी, महिलाओं की भागीदारी होगी इसमें। सुना आपने, कह रहे हैं कि आश्वस्त हैं। नीतीश की शपथ में शामिल होने के लिए केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत भी पटना पहुंच चुके हैं। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में विकसित हो रहे भारत का बिहार ग्रोथ इंजन बनेगा। बिहार के इस नई सरकार के गठन पर बिहार वासियों को शुभकामनाएं। जिन वादों के साथ में और जिन इरादों के साथ में बिहार की जनता को ये नई सरकार और नया नेतृत्व मिला है, मैं बिहार की जनता को बहुत सारी शुभकामनाएं देता हूं और इस विश्वास के साथ मैं देता हूं कि बिहार आने वाले समय में विकसित हो रहे भारत का ग्रोथ इंजन बनेगा। बहुत सारी बधाई। गजेंद्र सिंह शेखावत को आप सुन रहे थे, उन्होंने कहा कि विकसित भारत में बिहार जो है वो ग्रोथ का इंजन बनेगा। और देवेंद्र, जो तस्वीर बिहार से शक्ति प्रदर्शन की निकल कर जाती है वो बंगाल तक पहुंचेगी, वो उत्तर प्रदेश तक भी पहुंचेगी। यानी कि आप ये देखें कि एनडीए की ताकत, इसमें बीजेपी की ताकत, क्योंकि बीजेपी सबसे बड़े दल के तौर पर भी यहाँ दिखाई दे रही है ज्योत्सना। और महिलाओं की शक्ति की बात करना बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। ये वही महिला शक्ति है जिसके दम पर यह कहा जा रहा है कि एनडीए की सरकार बनी है। नीतीश कुमार को जो वोट मिला है उसमें महिलाओं की ताकत उनके पीछे खड़ी है। और वो जिस एमवाई समीकरण की बार बार प्रधानमंत्री बात कर रहे थे, महिलाएं और युवा, आज उस आधी आबादी का प्रतिनिधित्व आप यहाँ शपथ ग्रहण समारोह में भी देख रहे हैं। और कैसे महिलाओं ने एनडीए को प्रचंड जीत बिहार में दिलाई है। 2010 वाली विक्ट्री रिपीट हुई है, उसकी ये साफ तौर पर तस्वीरें हैं। अब से कुछ ही देर बाद यहाँ पर शपथ ग्रहण समारोह होगा। नीतीश कुमार बिहार के 10वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। नीतीश कुमार की सरकार में जो तमाम मंत्री रहेंगे वो भी, जो बतौर विधायक अभी चुने गए हैं, वो भी कैबिनेट में बतौर मंत्री शपथ लेंगे। और उससे पहले देखिए भारी संख्या में यहाँ पर लोगों की मौजूदगी है। बताया जा रहा है कि 2 लाख से ज्यादा की संख्या में यहाँ पर आम लोग, बिहार के वोटर्स, बिहार की जनता पहुंचे हुए हैं। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक इलाके के हैं, अलग अलग मंडल से ये लोग यहाँ पर आए हैं। लेकिन सबसे दिलचस्प बात यह है कि नीतीश कुमार के बाद जो कैबिनेट में अलग अलग पार्टी के कोटे से विधायक शपथ लेंगे वो कौन कौन है। फिलहाल जो तस्वीर आप देख रहे हैं वो बीजेपी के कोटे की है। सुनिए दिलीप जायसवाल लेने जा रहे हैं मुख्यमंत्री पद का, और मंत्रिमंडल पद का भी शपथ ग्रहण होगा। दुनिया के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी इस ऐतिहासिक पल के साक्षी बनेंगे और करीब 2 से 2.5 लाख लोग, मतदाता भी गांधी मैदान में इस उत्सव के माहौल में रहेंगे। आज का शपथ विकसित बिहार के सपना को पूरा करने के लिए है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का वादा है, गारंटी है कि बिहार विकास करेगा। भारतीय जनता पार्टी लगातार सरकार में अपना बेहतर परफॉर्मेंस कर रही है और एनडीए गठबंधन एकजुट होकर के जो है अगले 5 वर्ष तक बिहार के विकास में अपना योगदान देगी। नीतीश कुमार के अलावा और अन्य चेहरे अभी तो वो तो माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी का डिस्क्रिप्शन है, वो तो हमारे जानकारी में नहीं हो सकता है और राज्यपाल महोदय उसको जो है ये करते हैं। लेकिन ये है कि भारतीय जनता पार्टी नए चेहरों को काफ़ी मौका दे रही है, युवाओं को मौका दे रही है, महिलाओं को मौका दे रही है। तो ये जो है भाजपा का ये है कि युवा चेहरा, महिला चेहरा, नया चेहरा को भी मंत्रिमंडल में स्थान देने का संभावना है। दिलीप जायसवाल को आप सुन रहे थे। और देवेंद्र, सबसे पहले इंडिया टीवी पर यह खबर आप ही ने दर्शकों तक पहुंचाई कि दिलीप जायसवाल को भी उनकी मेहनत का इनाम मिलने जा रहा है। जी हाँ, बिल्कुल। और जैसा कि पहले मैंने बताया था कि प्रदेश अध्यक्ष बनने से पहले भी वो सरकार में मंत्री थे, फिर प्रदेश अध्यक्ष उनको बनाया गया, चुनाव में पार्टी को शानदार सफलता हासिल हुई और अब एक बार फिर से सरकार में उनकी वापसी हुई। और इसका सीधा मतलब ये है कि बीजेपी अब अगले नए प्रदेश अध्यक्ष का चयन भी अगले कुछ दिनों के अंदर वो कर लेगी। दिलीप जायसवाल के हिसाब से बात करें, क्योंकि पुण्य क्षेत्र से आते हैं, हालांकि एमएलसी हैं और वैश्य कम्युनिटी से आते हैं और पार्टी के संगठन महामंत्री के बेहद भरोसेमंद, बेहद विश्वास पात्र हैं और उनके नाम पर मुहर लग गया है। और कल रात ही उनको भी ये जानकारी दे दी गई थी। और दिलचस्प बात ये थी कि ये
जो देर रात तक मंथन चला और मंथन करने के बाद जब नामों पर मुहर लग गया तो उसके बाद ही जिनको मंत्री बनना है उनको सूचना दे दी गई थी। और उस लिहाज से दिलीप जायसवाल भी निश्चित तौर पर बेहद खुश होंगे कि एक तो पार्टी को शानदार सफलता हासिल हुई और उसके बाद अब मंत्री बन रहे हैं। अब उनकी नज़रें टिकी होंगी कि मंत्रालय कौन सा मिलता है मीनाक्षी, क्योंकि जिन लोगों के पास भी फ़ोन आ गया अब फिर से उनका अब एक नया संघर्ष शुरू हो जाएगा कि महकमा कौन सा मिल रहा है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। पड़ाव दर पड़ाव चीज़ें आगे बढ़ रही हैं। अब पहले एक बार ये तस्वीर साफ हो जाए कि कौन कौन शपथ लेगा, उसके बाद फिर मंत्रालयों को लेकर भी हम चर्चा करेंगे। लेकिन एक तिकड़ी की बात करना बहुत ज़रूरी है देवेंद्र, वो है नीतीश कुमार, सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा की। लगातार इनको लेकर ये कहा जा रहा था कि ये बिहार की ऐसी तिकड़ी है जो चुनावों में भी हिट रही है और अब जातीय समीकरण में भी फिट बैठ रही है। जी हाँ बिल्कुल, और वो जो कॉम्बिनेशन है उस कॉम्बिनेशन ने जो शानदार सफलता दिलाई, तो अब ऐसे में बहुत लॉजिकल ये समझ में आया कि पॉलिटिक्स के लॉजिक के हिसाब से देखें कि उन चेहरों को आप आसानी से रिपीट करें। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कोई भ्रम ही नहीं था। बीजेपी के कोटे से जो 2 डिप्टी सीएम थे, क्योंकि पार्टी के डिप्टी सीएम के तौर पे वो चेहरा थे, और अगर ऐसे में पार्टी को सफलता हासिल हुई तो कैसे वो सेहरा उनके सर ना बंधे या फिर उनको रिपीट क्यों ना किया जाए। एक चर्चा ये ज़रूर चल रही थी बीजेपी के एक खेमे के अंदर कि शायद हो सकता है विजय सिन्हा की जगह कहीं मंगल पांडे को ना बना दिया जाए, लेकिन पार्टी स्वाभाविक तौर पर खतरा नहीं उठा सकती थी कि भूमिहार कम्युनिटी से आने वाले विजय कुमार सिन्हा जो कि अच्छे मार्जिन से जीत के आए, 30,000 से ज़्यादा वोट से जीत के आए, उनको हटा के फिर ब्राह्मण कम्युनिटी के व्यक्ति को वहाँ पे मंत्री बना दिया जाए, जो कि मुश्किल 12-13,000 वोट से ही वो जीत के आए हुए हैं। तो उस कंडीशन में बीजेपी के लिए राजनीतिक तौर पर शायद ये ज़्यादा बड़ा खतरा नजर आया होगा। दूसरी चीज़ कि इसका कोई कारण नहीं समझ में आया होगा कि ऐसा क्यों किया जाए, और उस लिहाज से आसान था उनको रिपीट करना। और सम्राट चौधरी के बारे में तो कोई डाउट ही नहीं था। बीजेपी का टॉप लीडरशिप लगातार उनमें पॉलिटिकल इन्वेस्टमेंट कर रहा है इस रूप में कि कल को अगर और बिगर रोल की भूमिका में बीजेपी जब आएगी तो उस कंडीशन में सम्राट चौधरी वो चेहरा होंगे। इस लिहाज से उनको ग्रूम किया जा रहा है। कितना खरा वो उतरेंगे वो तो देखने वाली बात होगी, लेकिन बीजेपी के नेता कम से कम इस रूप में आगे बढ़ते हुए नजर आते हैं कि अपना सारा पॉलिटिकल इन्वेस्टमेंट लीडर के तौर पे वो अब सम्राट चौधरी में करें। एक और बड़ी खबर, एलजेपी से संजय सिंह को मंत्री बनाया जा सकता है। ये खबर भी देवेंद्र आपने दी। एलजेपी से संजय सिंह का नाम आपने एक लिया। महुआ से उन्होंने जीत दर्ज की और महुआ कितनी इंपॉर्टेंट सीट थी ये भी हम सब जानते हैं। तो संजय सिंह को क्या मंत्रिमंडल में शामिल किया जाएगा? हाँ, ये 2 नाम जैसे मैंने आपको बताया था, एक तो पासवान कम्युनिटी से संजय पासवान और दूसरा फॉरवर्ड कम्युनिटी से 2 नाम, एक संजय सिंह और दूसरा राजू तिवारी। इन दोनों नामों को लेकर चर्चा थी। राजू तिवारी क्योंकि विधायक दल के नेता चुने गए हैं तो ज़्यादा नाम उनका चल रहा था कि अगर विधायक दल के नेता चुने गए हैं तो स्वाभाविक तौर पर वो मंत्री हो सकते हैं। लेकिन दूसरा नाम संजय सिंह को लेकर भी था कि चिराग पासवान के ये भी बेहद करीबी हैं। जैसे राजू तिवारी उनके बेहद करीबी हैं, उसे वैसे संजय सिंह भी उनके बेहद करीबी हैं। और एक मुश्किल सीट पे उन्होंने जीत हासिल की है। वो सीट आसान नहीं थी। आरजेडी का भी वहाँ पे कैंडिडेट था, तेज प्रताप भी थे, वहाँ पर संजय सिंह ने, और बहुत लास्ट में उनका टिकट फाइनल हुआ, तो एक मुश्किल सीट पर उन्होंने जीत हासिल की है। मीनाक्षी, तो इस वक्त की बड़ी खबर एक बार फिर से आपको बता दें, जरा वो चेहरे दिखा दें आपको जो मंत्रिमंडल में शामिल किए जा रहे हैं। कईयों को फोन आ चुका है और जो ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन है, आज आप सुबह 11:30 बजे जिन चेहरों को पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में शपथ लेते हुए देखेंगे, वो चेहरे आपको इंडिया टीवी दिखा रहा है। सम्राट चौधरी जो कि कुशवाहा कम्युनिटी से आते हैं, इससे पहले भी उप मुख्यमंत्री पद पर रहे, एक बार फिर से उन्हें उप मुख्यमंत्री के लिए बीजेपी ने चुना। विजय सिन्हा भूमिहार कम्युनिटी से आते हैं, लखीसराय से उन्होंने जीत हासिल की। एक बार फिर से इनके ऊपर बीजेपी के लीडरशिप का भरोसा, उन्हें फिर से उप मुख्यमंत्री पद पर बैठाया जाएगा। मंगल पांडे जो कि खुद बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं, ब्राह्मण कम्युनिटी से आते हैं, इन्हें भी मंत्रिमंडल में शामिल किया जाएगा। राजपूत कम्युनिटी से आने वाले बेगूसराय जैसी एक लोकसभा क्षेत्र जहां पर भूमिहार कम्युनिटी, राजपूत कम्युनिटी का दबदबा है, यहां से भी संजय टाइगर जीत कर आते हैं। इनके ऊपर विश्वास यादव कम्युनिटी से आने वाले रामकृपाल यादव, इनका भी पॉलिटिकल टर्फ जो है मुश्किल रहा, लेकिन निरंतर जीत इन्हें हासिल होती रही। यादव कम्युनिटी से भी कोई प्रतिनिधित्व होना चाहिए, इसलिए रामकृपाल यादव का नाम आप देख रहे हैं। नितिन नवीन, रमा निषाद का नाम पहले से ही चर्चा में था। एक तो निषाद जाति से ये आती हैं, दूसरा महिला चेहरा है।
हैं इन्हें जगह दी जाएगी। इसके अलावा दिलीप जायसवाल जिनका बयान भी अभी थोड़ी देर पहले हमने इंडिया टीवी पर आपको दिखाया, तो ये वो नाम है जिसमें पासवान हो, निषाद हो, सवर्ण कैटेगरी से अगर आप देख ले, पिछड़ा वर्ग से भी अगर आप प्रतिनिधित्व देख लें, तो ये तो बीजेपी कोटे की बात हो गई। जेडीयू कोटे से भी कई नाम सामने आ चुके हैं। जेडीयू कोटे से चूंकि आपने जिक्र किया, कई नाम सामने आ चुके हैं। सीमांचल की अगर बात की जाए तो लेसी सिंह के नाम को लेकर चर्चा है, लेकिन ये कुछ नाम है इस वक्त आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। विजय कुमार चौधरी पिछली बार भी ये मंत्री रहे थे और खास माने जाते हैं मुख्यमंत्री के, तो इस बार भी इन्हें बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है। इसके अलावा अगला नाम विजेंद्र यादव का है। श्रवण कुमार, हमारे माननीय प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान जी, विनोद तावरे जी और मौर्जा साहब पर्यवेक्षक सब लोगों के नेतृत्व और देख रेख में जो अवसर बिहार की जनता ने दिया है, सभी माननीय विधायक विधान पार्षद का जो स्नेह मिला है, आज उस बिहार की जनता को नमन करते हुए लखीसराय क्षेत्र की जनता को हृदय से आभार और धन्यवाद देते हुए फिर से सेवा का अवसर मिला है और अपने सशस्त्र नेतृत्व को आभार और धन्यवाद व्यक्त करते हैं कि ये अवसर सेवा का फिर से मिल रहा है पूरी बिहार की जनता के विश्वास पर और अपने नेतृत्व के संकल्प को साकार करेंगे। को आपने सुना, बिहार की जनता का शुक्रिया अदा करते नजर आए। एक बार फिर से हमारे पॉलिटिकल एडिटर देवेंद्र पराशर के पास चलते हैं। देवेंद्र, मोटी मोटी तस्वीर साफ हो गई है, कैबिनेट की रूपरेखा कैसी रहेगी, ब्लूप्रिंट तैयार हो गया है। अगर हम बात करें कि किस लिहाज से इसे तैयार किया गया है, तो कुछ चीजें तो बड़ी कॉमन नजर आ रही हैं। MY फैक्टर का ध्यान रखा गया है, इसके अलावा जातीय के अलावा क्षेत्रीय समीकरण का भी ध्यान रखा गया है। और बिल्कुल, और वो रखना ही होता है, और उस लिहाज से जाति का समीकरण, क्षेत्रीय समीकरण और साथ साथ बाकी जो सेक्टर्स ऐसे हो सकते हैं कि महिला भागीदारी कैसी हो, नए चेहरों को कैसे मौका दिया जाए, एक्सपीरियंस चेहरे कैसे रिपीट किया जाए, जिनके ऊपर बड़ी जिम्मेदारी होगी कि बड़े महकमे वो संभालें, उनके ऊपर परफॉर्म करने की जिम्मेदारी होगी। और साथ साथ एक दूसरा हिस्सा ऐसा होगा जिनको मंत्री के तौर पर आगे ग्रूम किया जाएगा। साथ ही आप देखें तो बीजेपी ने कई बड़े चेहरों को, जो कि पिछली सरकार में चेहरे थे, उन चेहरों को इस बार ड्रॉप किया है और वो बड़े बड़े नाम थे। और उन नामों के बारे में अगर आप पहले सोचें तो शायद ऐसा लगता कि नहीं, इनको ड्रॉप करना तो संभव नहीं होगा, ये बड़े लॉजिकल नाम होंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और ये होती है बीजेपी की लीडरशिप, ये होता है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह जैसे लोग सीन में आते हैं, वो चीज़ें तय करते हैं। धर्मेंद्र प्रधान जैसे चुनाव प्रभारी, चुनाव प्रभारी जब जाते हैं वो ग्राउंड पर वो फीडबैक देते हैं जो कि पार्टी के लिए बेहतर होता है। और उस फीडबैक का नतीजा ऐसा होता है जिसमें आप देखें कि ऐसे नाम को भी शामिल किया गया है जिनको जब फोन कल रात गया होगा तो उनको अंदाजा भी नहीं होगा। जैसे प्रमोद चंद्रवंशी को ये कहा जाना, रामकृपाल यादव जैसे बीजेपी के ढांचे में ये कहा जाता है कि नित्यानंद राय के रहते रामकृपाल यादव की भूमिका बहुत बड़ी हो नहीं सकती थी, लेकिन रामकृपाल यादव अगर मंत्री बन रहे हैं तो समझा जा सकता है कि अपने आप में वो कितनी बड़ी बात है। संजय टाइगर अपने मंत्री बन रहे हैं तो वो किसी लॉबिंग वाले गुट के नहीं है, तो वो अपने आप में सीधे समझ में आता है कि इसका मतलब टॉप लीडरशिप को, उनके बारे में जो नेता हैं, शायद देवेंद्र खासियत है जिस पर आप भी लगातार इशारा करते रहते हैं कि एक तो विनिंग क्राइटेरिया क्या हो सकता है, विनिंग पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है, और दूसरा फ्यूचर पर्सपेक्टिव को भी पार्टी ध्यान में रखती है और इसलिए अपना एक ऐसा मंत्रिमंडल तैयार कर रही है